गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है और आप सब जानते हैं ठीक 12:47 हो चुके हैं और तारीख है आज 22 दिसंबर 2020। दिस इज 22nd ऑफ दिसंबर 2020 एंड क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। सारे के सारे लोग जुड़ जाइए। हिस्ट्री स्पेशल का ये बैच है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं और जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाएं। क्लास लाइव हो चुकी है और फटाफट से याद दिलाएं लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हमने की थी और आप सब जानते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद का जन्म, इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना से पहले के कुछ राजनीतिक दलों के बारे में। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसमें हम उसके कुछ मुख्य अधिवेशनों के बारे में या सेशंस के बारे में लिख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, लास्ट हम पढ़ चुके थे 23rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल सही, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक वाज INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट इंपॉर्टेंट सेशंस या प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। हमने टेबल बनाई थी, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे सेशन या अधिवेशन के बारे में, उसके बाद ईयर या वो किस वर्ष हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, उसके बाद वो कहां पर हुआ, प्लेस, और लास्ट में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन या उसी से संबंधित विवरण। तो आप सब जानते हैं कि लास्ट हमने पढ़ा था कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो 1907 में सूरत में हुआ था, राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और हम सब जानते हैं इसे स्थगित कर दिया गया था, इसे एडजर्न कर दिया गया था और इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। उसके बाद ये अधिवेशन दोबारा हम सब जानते हैं 1908 में राज बिहारी घोष की ही अध्यक्षता में मद्रास में हुआ, जहां पर कांग्रेस के संविधान के निर्माण की बात कही गई। यहां तक हमने बात कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस का अगला इंपॉर्टेंट सेशन। तो लिखिए 26th सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो 1911 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर के द्वारा की गई। द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन वॉज बिशन नारायण दर। प्लेस वॉज कैलकाटा, ये कलकत्ता में हुआ था। और हम सब जानते हैं इस अधिवेशन को आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को ही कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले गाया गया था। तो जो हमारा नेशनल एंथम है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसे सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 के ही रंगमंच पर गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर के द्वारा की गई थी। इसके बाद
लिखिए 27th सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1912 में हुआ, RN मुधोलकर की अध्यक्षता में, रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन। ये बांकीपुर में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ था, जिसको हम कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन कहते हैं, 1912 में रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में, और इसी में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, A.O. ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के सबसे पहले सचिव भी A.O. ह्यूम थे, और A.O. ह्यूम को ही क्या कहा जाता है, कांग्रेस का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कांग्रेस। और जो इन्हें घोषित किया गया था 1912 में। नेक्स्ट अगला लिखेंगे 31st सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने, जो कहां पर हुआ, लखनऊ में। और दोस्तों दो महत्वपूर्ण काम ध्यान रखेंगे लखनऊ अधिवेशन में हुए। सबसे पहला, इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल का मिलन हुआ। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसको हम लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके दौरान क्या हुआ था, अभी सिर्फ लिख लीजिएगा, इसी के दौरान हुआ था लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ये था कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट लिखेंगे 32nd सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो 1917 में हुआ, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, और जो कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। दैट वाज कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। और हम सब जानते हैं जब एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, तो एनी बेसेंट ही बनी भारत में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ही कौन बनी, एनी बेसेंट बनी। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार या प्रथम बार तिरंगे झंडे को कांग्रेस द्वारा अपनाया गया।
लिखेंगे द ट्राइकलर फ्लैग वॉज adopted बाय कांग्रेस इन दैट सेशन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया। और क्योंकि एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए एनी बेसेंट ही बनी है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 38th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो 1923 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अली जौहर के द्वारा की गई, जो कहां पर हुआ था? काकीनाडा में। दिस इज नोन एज काकीनाडा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में क्या काम हुआ? लिखेंगे अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। इंग्लिश में लिखेंगे फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया खादी बोर्ड, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया खादी बोर्ड। खादी बोर्ड या अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई मौलाना अली जौहर की ही अध्यक्षता में जब हुआ काकीनाडा कांग्रेस का अधिवेशन। इसके बाद 39th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो 1924 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कहां पर हुआ था? बेलगाम में। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ एकमात्र अधिवेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए कांग्रेस का इकलौता अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वो कौन सा है? वो है कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। भाई हम सब जानते हैं कर्नाटक में है बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला लिखिए 40th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो 1925 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई, जो कहां पर हुआ था? कानपुर। यह है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। और हम सब जानते हैं सरोजनी नायडू ही बनी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और इस अधिवेशन में मुख्य काम क्या हुआ था? लिखेंगे हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग, और प्रथम बार गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत है उसको सबसे पहले ही 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट अगला लिखिए 43rd सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 43वां अधिवेशन जो 1928 में हुआ। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। जो कहां पर हुआ? कलकत्ता में। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में कांग्रेस में दो दल बने, एक ओल्ड कांग्रेस और दूसरा यूथ कांग्रेस। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में यूथ कांग्रेस का भी सबसे पहला क्या हुआ? सेशन हुआ। और हम सब जानते हैं यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, इसी में कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू ओल्ड कांग्रेस एंड यूथ कांग्रेस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ यूथ कांग्रेस वॉज हेल्ड ड्यूरिंग दैट सेशन। और इसी के प्रेसिडेंट बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगला लिखिए 44th सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। जो कहां पर हुआ? लिखेंगे लाहौर में। और इसमें मुख्य काम क्या हुआ? लिखेंगे पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। और आप सब जानते हैं भाई इसी अधिवेशन के तो बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और 1930 से हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया करती थी। और यही कारण था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसे लागू ही कब से किया गया? 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कांग्रेस के द्वारा मनाया जाता था। तो ये था कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला लिखिए 45th सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1931 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। और ये कहां पर हुआ? कराची में। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज रेज्ड बाय कांग्रेस। कांग्रेस के द्वारा
मौलिक अधिकारों की मांग की गई कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लिखेंगे 50th सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1937 में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और जो कहां पर हुआ था, फैजपुर में। भाई हम सब जानते हैं फैजपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन अ विलेज। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में किया गया था, और द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन अ विलेज वॉज फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 51st सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन जो 1938 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और हम सब जानते हैं ये कहां पर हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। भाई गुजरात में है हरिपुरा। और ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस इसी अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। इसके अगले साल ही कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो 1939 में त्रिपुरी में हुआ, जिसको हम त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, जो कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कहलाता है। भाई हम सब जानते हैं त्रिपुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में त्रिपुरी में हुआ, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। और हम सब जानते हैं 1939 में ही, और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई। लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस गेव रेजिग्नेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। एंड इन 1939 ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई। और हम सब जानते हैं जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो उसी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके इस्तीफा देने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट, इसके बाद भाई हम सब जानते हैं 1940 में या 1940 से लेके 45 तक केवल और केवल एक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, दैट इज नोन एज रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, जो बेसिकली कांग्रेस का 53rd या 53वां अधिवेशन था। और हम सब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ही लिखेंगे सर्वाधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1940 से लेके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 54th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो 1946 में हुआ, और हम सब जानते हैं जी.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में, जो कहां पर हुआ था, मेरठ में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को आजादी मिली थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे जी.बी. कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे। लिखेंगे ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद लास्ट 55th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 55वां अधिवेशन, और हम सब जानते हैं जो 1948 में जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई। ये हुआ था जयपुर में। और हम सब जानते हैं इस अधिवेशन में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया था, या जेवीपी कमेटी बनाई गई थी। और इसे हम जेवीपी कमेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 मेंबर्स थे। जे फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर इसी के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। ये थे कांग्रेस के वो कुछ मुख्य अधिवेशन जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए फटाफट से।
तो एटलीस्ट जितने अधिवेशन, जितने सेशंस हमने यहां पर लिखे हैं, तो एटलीस्ट ये जो सेशंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए जी, हेडिंग डालिए। अब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने कई फेजेस में या कई चरणों में क्या किया है, विभाजित किया है। तो हम उन्हीं सारे के सारे फेजेस और चरणों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फेज या इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रथम चरण के बारे में, जिसमें हम 1885 से लेके 1905 या 1905 तक की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। और हम सब जानते हैं इस चरण को क्या कहा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए, एरा ऑफ लिबरल्स। या ये कहलाता है उदारवादी चरण। एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण। भाई, आप सब जानते हैं कि जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि 1885 में एओयूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई, किस उद्देश्य से की गई, ये सारी की सारी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। भाई, हम सब जानते हैं जब भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक, तो उसने देखा कि भारतीयों में भी कुछ डेलिकेट लोग हो चुके हैं, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, कुछ जागरूक अवेयर लोग हो चुके हैं, जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना पनपने लगी है, जो राष्ट्रवादी हो चुके हैं। इसीलिए एओयूम नाम के ही एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर को नियुक्त किया गया और उसी से इन सारे के सारे डेलिकेट लोगों का एक ग्रुप बनवाया गया, विच इज कांग्रेस, जो कांग्रेस है। आप सब जानते हैं ये शब्द यूएसए से लिया गया क्योंकि यूएस पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस। और स्थापना हुई 1885 ईस्वी में किसकी, कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस में या कांग्रेस की स्थापना के बाद जो शुरुआती 20 साल रहे, उस शुरुआती 20 साल में पूरा का पूरा जो डोमिनेंस था, जो पूरा का पूरा अधिकार था, वो किसका रहा, वो लिबरल्स का रहा या वो उदारवादियों का रहा। और वो क्यों रहा, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भाई, मैंने आपको बताया था कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन में केवल 72 मेंबर्स, केवल 72 सदस्यों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। शुरुआत में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना एक दोस्त के रूप में हुई थी, एक मित्र के रूप में हुई थी। और अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी और अच्छे खासे रिलेशंस थे। और इस बात का एक उदाहरण ये भी है कि जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी, मैंने आपको लिखवा दिया है, पिछली क्लास में हमने लिखा था। तो उस अधिवेशन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के सारे
सदस्यों को एक उद्यान भोज भी दिया गया था, एक गार्डन पार्टी भी दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं थी या कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन वो डिस्प्यूट तब बनना शुरू हुआ कि भाई जब कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और जब कांग्रेसियों ने भाई कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना लिया, और जब लिबरल लोगों ने, जब उदारवादी लोगों ने भारत की राजव्यवस्था या भारत के प्रशासन में अपनी भी भागीदारी मांगना, कांग्रेस ने अपनी भी इन्वॉल्वमेंट या अपनी भी भागीदारी मांगना अंग्रेजों से शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि ये जो कांग्रेसी हैं ये हमारे दोस्त नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दुश्मन हैं। और जब तक ये लोग साथ में रहेंगे मिलकर, तब तक हमें यहाँ पर प्रशासन चलाने में अपने ही मर्जी के अनुसार क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। इसीलिए जो पहला चरण रहा, जिस फेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो पूरा तरीके से लिबरल्स का रहा, उदारवादियों का रहा। और ये उदारवादी या लिबरल्स वो लोग हुआ करते थे जो लिखेंगे अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था और शासन करने के तरीके पर पूर्ण विश्वास किया करते थे। और यदि हम लिबरल्स या उदारवादियों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, प्रार्थना करके, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध रख के ही ये सारे के सारे लोग अपनी मांगे माना करते थे, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि हमें स्वराज प्राप्त करना है, यदि हमें आजादी प्राप्त करनी है, तो हमें अंग्रेजों के साथ सहयोग करके ही, अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करके ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर ही रहने में भलाई है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस चरण में हम इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण रूप से डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1890 में अंग्रेजों ने धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ रुख अपनाना शुरू किया और सभी सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि धीरे धीरे जो कांग्रेसी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी मांगे बढ़ा रहे हैं और भारत की राजव्यवस्था या भारत के प्रशासन को चलाने में अपनी भागीदारी मांग रहे हैं या अपनी इन्वॉल्वमेंट मांग रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि हम एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण के मुख्य सदस्यों के बारे में बात करें तो इनमें मुख्य रूप से कौन कौन थे, हम सब जानते हैं। दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले,
देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और रास बिहारी घोष, ये सारे के सारे वो लोग थे जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे या जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। कहने का मतलब ये सारे के सारे वो लोग थे जिनको अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था और शासन करने के तरीके पर पूर्ण विश्वास था। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, इसके अलावा कुछ साहित्यकार या कुछ लिटरेचर फील्ड के भी लोग हुआ करते थे। ये सारे के सारे वो डेलिकेट लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो अवेयर थे, जागरूक थे और जिनके अंदर साथ में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भी भावना जागृत थी। शुरुआत में तो अंग्रेजों के इनके साथ संबंध अच्छे रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी जो डिमांड्स हैं या जो इनकी मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो 1890 आते आते अंग्रेजों ने पूरी तरीके से, हम सब जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1891 में हम सब जानते हैं दादा भाई नेहरू के ही द्वारा कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़कर उसे क्या बना दिया गया, INC बना दिया गया, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जब कांग्रेस के सदस्यों ने कई मांगे अंग्रेजों से की, तो हम सब जानते हैं कि मजबूरन अंग्रेजों को कोई ना कोई या कुछ ना कुछ मांगे हमारी मांग माननी पड़ी। और जब अगला इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके भेजा गया जो 1892 में आया था, 1892 में आया था, तो उसमें कुछ कुछ भारतीयों का जो सहयोग था या जो भागीदारी थी, जो इन्वॉल्वमेंट था, वो अंग्रेजों ने स्वीकार किया। और अगर हम बात करें कि एरा ऑफ लिबरल्स या जो उदारवादी चरण था, उसकी मुख्य सफलताएं क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्या थी, तो चलिए लिखेंगे। अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ लिबरल्स या उदारवादियों की उपलब्धियां। कहने का मतलब जो एरा ऑफ लिबरल्स रहा या जो उदारवादी चरण रहा, उन लोगों की मुख्य सफलताएं क्या क्या रही और वो किन किन चीजों में अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने के लिए सक्सेसफुल रहे। ठीक है, सबसे पहली चीज, भारतीयों की बात मानकर 1892 में अंग्रेजों ने पारित किया इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और इसी भारतीय परिषद अधिनियम में भारतीयों की दो इंपॉर्टेंट मांगे मान ली गई और इसी अधिनियम के तहत दो मुख्य काम हुए। सबसे पहला लिखेंगे, इंडियंस गॉट द राइट टू डू डिबेट ऑन बजट। भारतीयों को सबसे पहले बजट पर बहस करने का जो अधिकार मिला वो 1892 के ही भारतीय परिषद अधिनियम से मिला। और दूसरा लिखेंगे, इसी अधिवेशन के ही दौरान या इसी एक्ट के तहत या इसी अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस या निर्वाचन पद्धति को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। अभी तक भारत में निर्वाचन नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन भारत में जो निर्वाचन प्रक्रिया थी या जो इलेक्शन प्रोसेस था वो सबसे पहले अडॉप्ट ही कब किया गया, 1892 में किया गया। नोट कीजिए फटाफट से।
हाँ जी, वेलकम बैक। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, जब उदारवादियों ने या लिबरल लोगों ने अंग्रेजों से मांगे की, तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि 1892 में अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम पारित करके भेजा, जिसमें भारत में सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस या निर्वाचन प्रक्रिया को क्या कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे, इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को सबसे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो अभी तक भारतीयों को नहीं दिया गया था। तो ये सबसे पहली उपलब्धि रही किसकी? लिबरल लोगों की या उदारवादियों की। दूसरी उपलब्धि या दूसरी अचीवमेंट ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग की स्थापना। और ध्यान रखेंगे, जो आईसीएस के एग्जाम होते थे, जो आईसीएस परीक्षा हुआ करते थे, वो केवल लंदन में हुआ करती थी। तो लंदन के साथ साथ आईसीएस परीक्षा भारत में कराने की भी सिफारिश की गई। इसके अलावा तीसरी उपलब्धता लिखेंगे, दे क्रिएटेड द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस। लिखेंगे, इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का काम किया। दे क्रिएटेड द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीपल। इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का काम किया। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी के ही द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। दादा भाई नेहरू जी गेव ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया, और जिसके तहत दादा भाई नेहरू जी ने ही सबसे पहले ये आकलन किया और सबसे पहले ये बताया कि भारत से धन ब्रिटेन तो चला जाता है या ब्रिटेन तो जाता है, लेकिन वो वहां से वापस कभी भी नहीं आता है। और यदि वो वापस आता है तो वो केवल और केवल लोन या ऋण बनाकर भारत में भेजा जाता है। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो किसकी रही? उदारवादियों की रही। और ये था एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादियों का चरण। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन, तो उसी ने भारत में या बंगाल में
भारतीयों के अंदर से, बंगाल के लोगों के अंदर से राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हम सब जानते हैं सारे के सारे लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और पूरी आलोचना की, और यहीं से शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड फेज या दूसरा चरण, जिसे हम क्या कहते हैं, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो लिखेंगे फेज सेकंड या द्वितीय चरण 1905 से लेके 1919 तक का पीरियड। और ध्यान रखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, या हिंदी में इसको कहेंगे उग्र राष्ट्रवाद का चरण। चलिए हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए, और जब कल हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे अबाउट द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में या सेकंड फेज के बारे में। और इस एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म में हम मुख्य रूप से किन किन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, लिख लीजिएगा। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन, 1905 में ही स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, लिखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन, और हम सब जानते हैं जो किस में होगा, इन सूरत सेशन या सूरत अधिवेशन में। सबसे पहली घटना होगी पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद स्प्लिट ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का विभाजन, उसके बाद 1909 में हम बात करेंगे अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, लिखेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद 1911 में हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं 1911 में ही जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होगा और यहां पर लगाया जाएगा दिल्ली दरबार। इसके बाद 1914 में शुरू होगा प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1916 में हम बात करेंगे अबाउट लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते के बारे में। उसके बाद 1916 में ही हम बात करेंगे होम रूल लीग के बारे में। उसके बाद 1917 में होगा मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू घोषणा, और फिर 1919 में आएगा रोलेट एक्ट। ये सारी की सारी वो घटनाएं हैं जो हमें पढ़नी है किसमें, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद के चरण के बारे में। तो ये ओवरव्यू है जो हमें पढ़ना है किसमें, सेकंड फेज में। तो कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम ये सारी की सारी घटनाएं पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन सारी की सारी घटनाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे। चलिए जी, तो कल मुलाकात होती है और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में किसके बारे में, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद के चरण के बारे में।